सिर्फ $2.4 बिलियन ट्रेड वाली एक रिलेटिवली छोटी इकोनॉमी के साथ एफटीए साइन करके इसे वंस इन अ जनरेशन डील कहा जा रहा है। अब क्या ये वाकई इतना बड़ा एग्रीमेंट है या फिर ये एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक प्रेजेंटेशन है जिसे हम बिना सवाल किए एक्सेप्ट कर रहे हैं? इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू हुई थी 2010 में, यानी लगभग 15 साल की नेगोशिएशंस, मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स और बीच में कई बार प्रोसेस का कंप्लीटली बंद हो जाना। उसके बाद फाइनली 2026 में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच ये एग्रीमेंट साइन होता है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि इस डील के अंदर एक्चुअली है क्या? तो इंडिया को मिलता है 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस न्यूजीलैंड के मार्केट में, मतलब इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करेगा वो जीरो टैरिफ्स पर एंटर करेगा। लेकिन दूसरी साइड पर इंडिया ने भी अपनी 70% टैरिफ लाइंस ओपन की हैं, जो रफली 95% बायलैटरल ट्रेड वैल्यू कवर करती हैं। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन सिंपल शब्दों में अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इंडिया ने काफी कैटेगरीज में अपना मार्केट ओपन किया है, लेकिन उन कैटेगरीज को चूज किया गया है जहां एक्चुअल ट्रेड होता है। मतलब कैटेगरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन जिन कैटेगरीज में ट्रेड ज्यादा होता है उन्हें चूज किया गया है। लेकिन क्या इंडिया ने अपने सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे डेयरी और एग्रीकल्चर इनको इफेक्टिवली प्रोटेक्ट किया है, या फिर मार्केट एक्सेस के चक्कर में कहीं कॉम्प्रोमाइज भी हुआ है? और जो प्रोमिस किए जा रहे हैं जैसे $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट, जॉब्स और मोबिलिटी, क्या वो ग्राउंड पर एक्चुअली डिलीवर होंगे या सिर्फ पेपर तक ही लिमिटेड रहेंगे? तो इस वीडियो में हम इस पूरी डील को डिटेल में समझेंगे। नंबर्स तो देखेंगे ही, लेकिन इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है और जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से इसकी टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है ये भी समझेंगे। एंड आई होप कि वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि क्या ये एक सच में वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है या फिर केयरफुली पैकेज्ड नैरेटिव मात्र है। नाउ सबसे पहले एक बेसिक चीज क्लियर कर लेते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए होता क्या है। देखो, एफटीए का मतलब होता है दो देशों के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट जहां वो एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैरिफ्स यानी इंपोर्ट ड्यूटीज इनको कम कर देते हैं या कंप्लीटली हटा ही देते हैं। इससे होता क्या है कि एक तो ट्रेड सस्ता होता है, इजी होता है, और दूसरा कंपनीज के लिए नए मार्केट्स ओपन होते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली एक बात यह है कि हर एफटीए सेम नहीं होता है। आई मीन कुछ एग्रीमेंट्स लिमिटेड होते हैं, कुछ फेज्ड होते हैं, मतलब टैरिफ्स एक ही बार में नहीं बल्कि 2, 5 या 10 साल के स्टेजेस में धीरे धीरे कम किए जाते हैं, और कुछ सेक्टर्स हमेशा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। अब आते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड की डील पर। यहाँ सबसे बड़ी हेडलाइन जो आप हर जगह देख रहे हैं, जीरो ड्यूटी एक्सेस। डे 1 से इंडिया के 100% एक्सपोर्ट्स न्यूजीलैंड में ड्यूटी फ्री एंट्री करेंगे, कोई ग्रेजुअल रिडक्शन नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आज 10% ड्यूटी है फिर 5 साल बाद जीरो होगी, कोई फेज्ड टाइमलाइन नहीं, डायरेक्ट डे 1 से ही जीरो। अभी तक इंडिया रफली $700 मिलियन के आसपास गुड्स एक्सपोर्ट करता है न्यूजीलैंड को। इसमें हम लोग टेक्सटाइल्स, अपैरल्स, लेदर गुड्स, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी और काफी हद तक प्रोसेस्ड फूड भी एक्सपोर्ट करते हैं। और ये वही सेक्टर्स हैं जो वियतनाम, बांग्लादेश और चाइना जैसे देशों से कम्पीट कर रहे थे। लेकिन डिफरेंस ये था कि इन देशों के पास न्यूजीलैंड के साथ ऑलरेडी एफटीएस थे। चाइना ने 2008 में ही एफटीए साइन कर लिया था। आसियान कंट्रीज को भी प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलता था। बांग्लादेश जैसे कंट्रीज को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री स्टेटस के थ्रू टैरिफ एडवांटेज मिलते थे। मतलब सिंपल सी बात यह है कि इंडियन प्रोडक्ट्स को वहां एंट्री तो मिलती थी, लेकिन हायर ड्यूटीज के साथ, जबकि कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी लो या जीरो ड्यूटी पर सेल कर रहे थे। अब पहली बार ऐसा होगा कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को इक्वल और कुछ केसेस में मैं कहूंगा बेटर प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेकिन ये सब तो हुई वन साइडेड स्टोरी। दूसरी साइड पर इंडिया ने भी अपने करीब 70% टैरिफ लाइंस ओपन की हैं, जो रफली 95% बायलैटरल ट्रेड वैल्यू को कवर करती हैं। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि इसका मतलब क्या है। देखो, टैरिफ लाइंस का मतलब होता है प्रोडक्ट कैटेगरीज जैसे स्टील, वुड, केमिकल्स, फ्रूट्स, मशीनरी आदि। इंडिया ने टोटल कैटेगरीज का 70% ओपन किया है, लेकिन उन कैटेगरीज को चूज किया है जहां एक्चुअल ट्रेड होता है और जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा है। इसलिए 70% जो कैटेगरीज हैं वो एक्चुअली 95% ट्रेड वैल्यू को कवर कर लेती हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, इंडिया ने अपना मार्केट ब्लाइंडली ओपन नहीं किया है, बल्कि कैलकुलेटेड तरीके से ओपन किया है जहां उसे फायदा मिल सकता है, जैसे रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इंडस्ट्रियल इनपुट्स, और जहां रिस्क था वहां अभी भी प्रोटेक्शन मेंटेन रखा है। तो इंडिया ने एक्चुअली किया क्या है कि एक सर्जिकल टाइप अप्रोच ली है। जहां जरूरत थी वहां मार्केट ओपन किया, और जहां रिस्क था वहां प्रोटेक्शन मेंटेन रखा। देखिए, अब तक जो हमने देखा उससे एक इंप्रेशन ये बन सकता है कि इंडिया ने अपना मार्केट काफी अग्रेसिवली ओपन कर दिया है, लेकिन काफी सारी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव सेक्टर्स इंडिया ने ओपन नहीं किए हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है डेयरी सेक्टर। मिल्क, बटर, चीज, योगर्ट, वे, ये सब कंप्लीटली एफडीए से बाहर रखे गए हैं। देखिए, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, लेकिन ये प्रोडक्शन लार्ज कॉर्पोरेशंस नहीं करती। ये प्रोडक्शन आता है करोड़ों स्मॉल फार्मर्स से, जिनकी डेली इनकम डेयरी पर डिपेंड करती है। अब अगर न्यूजीलैंड जैसे कंट्री जहां डेयरी हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, लार्ज स्केल एफिशिएंट प्रोडक्शन होता है, मशीनरी यूज की जाती है बड़े स्केल पर, अगर उन्हें इंडिया के मार्केट में डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता तो कॉम्पिटिशन मेनली प्राइस पर होता, और इस चीज को हमारे स्मॉल फार्मर सस्टेन नहीं कर पाते। इसलिए डेयरी को कंप्लीटली एक्सक्लूड किया गया है।
और सिर्फ डेयरी ही नहीं, प्याज, शुगर, कॉफी, मसाले, एडिबल ऑयल्स, रबड़, ये सब भी एग्रीमेंट के स्कोप से बाहर रखे गए हैं। मतलब बेसिकली इंडिया ने अपने पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सेंसिटिव सेक्टर्स पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो फिर न्यूजीलैंड को एक्सेस मिला किन सेक्टर्स में? न्यूजीलैंड को एक्सेस मिला है लेकिन सिलेक्टिव एरियाज में, जैसे वुडन लॉक्स, वूल, मेनली जो इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स होते हैं। कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी अलाउ किए गए हैं जैसे एप्पल्स, कीवी फ्रूट वगैरह। लेकिन यहाँ भी एक सेफ गार्ड है, टैरिफ रेट कोटा, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी ही लोअर ड्यूटी पर एंटर कर सकती है, उसके बाद सेम प्रोडक्ट पर नॉर्मल ड्यूटी लगती रहेगी। तो बेसिकली इंडिया ने इंश्योर किया है कि डोमेस्टिक फार्मर्स प्रोटेक्टेड रहें, इंडस्ट्री को चीपर रॉ मटेरियल्स मिले और इंपोर्ट्स कंट्रोल्ड रहें। इसीलिए अगर आप स्मॉल फार्मर हैं तो इस डील से आपकी डेली लाइफ पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस चलाते हैं तो ये डील आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एनीवे, अब तक हमने गुड्स यानी फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात की, लेकिन मेरे हिसाब से इस एग्रीमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा गुड्स है ही नहीं, क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच टोटल ट्रेड अभी रिलेटिवली बहुत कम है। गुड्स में रफली 1.3 बिलियन डॉलर और सर्विसेज में करीब 1 बिलियन डॉलर। चाहे ये डील इन नंबर्स को डबल या इवन ट्रिपल भी कर दे, ये इंडिया की इकोनॉमी को ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म नहीं करेगी। तो इसका रियल इंपैक्ट कहां देखने को मिलेगा? इसका रियल इंपैक्ट आपको यहां देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। न्यूजीलैंड ने अगले 15 साल में 20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। ध्यान रहे, ये एड नहीं है, लोन नहीं है। न्यूजीलैंड की कंपनीज, फंड्स और इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर एक्टिवली इन्वेस्ट करेंगे और ये इन्वेस्टमेंट रैंडम सेक्टर्स में नहीं जाएगी, बल्कि टारगेटेड एरियाज में जाने की एक्सपेक्टेशन है, जैसे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन एफिशिएंसी, कुछ हद तक रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर विंड इकोसिस्टम वगैरह में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी हद तक इस इन्वेस्टमेंट को जाने की उम्मीद है। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बिल्डअप होगा, मतलब सिर्फ ट्रेड ही नहीं, प्रोडक्शन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है। और साथ ही यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्लॉज भी ऐड किया गया है, रीबैलेंसिंग मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि अगर प्रॉमिस्ड इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पर नहीं आती या एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंचती तो इंडिया के पास एक नेगोशिएटेड फ्रेमवर्क होगा जिसके थ्रू वो इम्बैलेंसेस को एड्रेस कर सके। अब ये थोड़ा अनयूजुअल है। नॉर्मली एफटीएस में आपको मार्केट एक्सेस तो मिलता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक गुडविल एक्सपेक्टेशन होती है, ये बाइंडिंग नहीं होती। यहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी लेयर ऐड की गई है। इससे हमें पता चलता है कि इंडिया सिर्फ प्रोमिसेस एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बल्कि इन प्रोमिसेस की डिलीवरी सिक्योर करने का प्रयास भी कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मोबिलिटी ऑफ पीपल। न्यूजीलैंड ने एक नया वीजा पाथवे ओपन किया है 5,000 स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए, जो वहाँ 3 साल तक काम कर सकते हैं। और ये आईटी या इंजीनियरिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि योगा इंस्ट्रक्टर्स, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, इंडियन शेफ्स और म्यूजिक टीचर्स, यानी इंडिया के ट्रेडिशनल स्किल सेट्स को भी फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में यूजुअली डिमांड हाईटेक स्किल सेट तक लिमिटेड होती है, जबकि यहाँ इंडिया के कल्चरल और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को भी इकोनॉमिक वैल्यू दी गई है। इसके अलावा हर साल 1,000 यंग इंडियंस को वर्किंग हॉलीडे वीजा मिलेगा, जिसमें वो न्यूजीलैंड जाकर 1 साल तक रहे और काम कर सकते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें एक्सपोजर क्रिएट करती हैं, स्किल्स बिल्ड करने में हेल्प करती हैं और लॉन्ग टर्म माइग्रेशन पाथवेज को भी ओपन करती हैं। और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स मोबिलिटी, कल्चर और सॉफ्ट पावर। इस पर तो डेडिकेटेड चैप्टर है डील में कल्चर एंड इंडिजीनियस कॉपरेशन पर, जिसमें न्यूजीलैंड की माओरी कम्युनिटीज के साथ एंगेजमेंट भी शामिल है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये डील सिर्फ ट्रेड नंबर्स तक लिमिटेड नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट, टैलेंट, स्टूडेंट, कल्चर और ब्रांड प्रोटेक्शन तक एक्सटेंड होती है। यानी ये एक मल्टी लेयर्ड एग्रीमेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि ये डील अभी क्यों हुई। जो मैं आपसे कह रहा था कि इस डील की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टाइमलाइन देखो, इंडिया और न्यूजीलैंड ने एफटीए टॉक्स 2010 में शुरू की थी और 2015 तक आते आते ये कम्प्लीटली बंद भी हो गई थी। बंद होने के कारण वही थे जो आप एक्सपेक्ट करते हो, डेयरी, एग्रीकल्चर, मार्केट एक्सेस वगैरह। तो फिर 10 साल तक जो डील नहीं हो पाई, वो सडनली 13 महीनों की बातचीत के बाद कैसे फाइनलाइज हो गई? तो देखिए, इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन, इंडिया की ट्रेड स्ट्रेटेजी फंडामेंटली शिफ्ट हो चुकी है। पहले इंडिया का अप्रोच डिफेंसिव था, एफटीए से डरना, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हर हाल में प्रोटेक्ट करना। लेकिन अब एक नया पैटर्न दिख रहा है। लास्ट कुछ सालों में इंडिया ने मल्टीपल एफटीए साइन किए हैं, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके के साथ प्रोग्रेस हुई है और अब न्यूजीलैंड। मतलब इंडिया अब ट्रेड एग्रीमेंट्स को अवॉइड नहीं कर रहा है, एक्टिवली यूज कर रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ब्लाइंडली ओपन कर दिया हो मार्केट। कैलिब्रेटेड तरीके से नेगोशिएट कर रहा है भारत, सेंसिटिव सेक्टर्स प्रोटेक्ट कर रहा है, जहां फायदा है वहां ओपन कर रहा है। दूसरा रीजन है कि ग्लोबल सिस्टम स्टेबल नहीं है। यूएस का तो आपको पता ही है कि किस तरह से टैरिफ्स अग्रेसिवली यूज कर रहा है ट्रेड टूल के रूप में। मिडिल ईस्ट टेंशंस की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे चोक पॉइंट्स और भी ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। पेंडेमिक ने ऑलरेडी दिखा दिया था कि ओवर डिपेंडेंस कितनी रिस्की होती है। इसलिए इंडिया को क्या चाहिए? अल्टरनेटिव मार्केट्स, रिलायबल पार्टनर्स, डाइवर्सिफाइड रूट्स। और यहीं पर न्यूजीलैंड एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन के रूप में आता है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग न्यूजीलैंड थ्योरेटिकली इंडिया के कुछ एक्सपोर्ट कैटेगरीज का अल्टरनेटिव मार्केट बन सकता है, अगर हॉर्मुज डिसरप्शन प्रोलॉन्ग्ड रहता है तो।
देखिए ये गल्फ का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन बैकअप ऑप्शन जरूर है। और तीसरा रीजन है कि ये सिर्फ इंडिया की नीड नहीं है, न्यूजीलैंड की भी नीड है। अब न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना, और काफी बड़े मार्जिन से है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये रिलेशनशिप अब उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं रहा है। चाइना का इकोनॉमिक स्लो डाउन, साउथ चाइना सी टेंशन, और सबसे इम्पोर्टेंट चाइना का ट्रेड को लिवरेज के रूप में यूज़ करना, इन सब चीज़ों ने न्यूजीलैंड को चिंतित किया है। वो अपनी डिपेंडेंसी डाइवर्सिफाई करना चाहता है, और उसके पास ऑप्शंस क्या हैं? यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, और अब इंडिया। और इंडिया क्यों अट्रैक्टिव है? क्योंकि हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, 2030 तक टॉप 3 इकोनॉमी बनने का प्रोजेक्शन है, लार्ज मार्केट है, उसके साथ स्किल्ड वर्कफोर्स भी है हमारे पास। मतलब न्यूजीलैंड के लिए भी ये डील एक तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी है फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के अगेंस्ट। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी डील को कैसे देखा जाए? क्या ये सच में एक वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है, या फिर ये एक ओवर हाइप्ड नैरेटिव है? आई थिंक आप लोगों को अभी तक क्लियर हो गया होगा, एंड इसको लेकर आप डिसीजन ले पा रहे होंगे। और अगर आप मुझसे पूछें तो आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वाकई एक वंस इन अ जनरेशन टाइप एग्रीमेंट है। लेकिन इसके पीछे आपको वजह समझना भी जरूरी है। ये डील अपनी साइज की वजह से बड़ी नहीं है, बल्कि अपने स्ट्रक्चर और टाइमिंग की वजह से बड़ी है। देखिए जैसा कि मैं कह रहा था, ये एग्रीमेंट इंडिया के ट्रेड नंबर्स को ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन ये इंडिया को एक नई डायरेक्शन देता है, क्योंकि ये मात्र एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल फ्रेमवर्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसे वक्त पर साइन हुआ है जब कंट्रीज रिलायबल पार्टनर्स ढूंढ रही हैं। इस कंटेक्स्ट में न्यूजीलैंड जैसा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल पार्टनर चूज करना, ये सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजन नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी है। आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिसके साथ भारत को एफटीए साइन करना चाहिए? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बिंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।